हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे खूबसूरत प्यारे अपने चैनल आरटी एकेडमी। आरटी एकेडमी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरा कोर्स आपके स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए। क्लास 11 चल रही है हमारी और हम क्लास 11 का कोर्स कर रहे हैं। नया चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है, दैट इज वर्क पावर एनर्जी, यानी वर्क पावर एनर्जी चैप्टर, जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स आप यहां डेवलप करेंगे वो कॉन्सेप्ट्स आपको पूरी फिजिक्स में काम आएंगे, चाहे आप 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ें और चाहे 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ें। फिजिकल वर्क क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम आज डिस्कस करेंगे। बस यही छोटा सा हमारा एजेंडा है। शुरुआत करते हैं। फिजिकल वर्क क्या है समझो। देखो, लेट्स से कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल टाइप का प्लेन है। वैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन की इतनी खास जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके रेफरेंस के लिए बनाते हैं, इससे थोड़ा सा रियलिस्टिक फील आता है। मान लीजिए कि आपने इस ब्लॉक पर ऐसा फोर्स लगाया और ये फोर्स है F। इसका कितना मास है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये एंगल है थीटा। और आप ऐसा पाते हैं ये जो पार्टिकल है ये कहीं यहां पर आ जाता है, ठीक इस जगह पर आ जाता है, और ये जो मीन डिस्प्लेसमेंट है इसे हम बोल देते हैं d। क्लियर है मेरी बात? तो आप चुपचाप से फोर्स के कुछ कंपोनेंट्स कर लीजिए। फोर्स का एक कंपोनेंट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, जानबूझकर करिए। और फिर कहिए कि ये जो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट आया ये F cos थीटा है, और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा है ये F sin थीटा है। मेरी बात समझ आती है? बिल्कुल। फिर हम ये जानते हैं कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स एक दूसरे पर कोई फर्क नहीं डालते, यानी कि F sin थीटा ने F cos थीटा को, F sin थीटा जो है वो D क्रिएट नहीं कर सकता, यानी कि अपने परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट नहीं कर सकता। तो जो छोटा सा वर्क डन हमारा डिफाइन है वो वर्क डन की डेफिनेशन है F cos थीटा टाइम्स D, यानी फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसको छोटा सा इस तरह से कर लें, FD cos थीटा। ये मेरे बच्चों वर्क डन का बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला आ गया। आप देखें कि जो ये फर्स्ट पार्ट है इसे फोर्स बोला जा रहा है, तो ये न्यूटन में रहेगा, ये मीटर में रहेगा, और cos थीटा की तो कोई यूनिट होती नहीं है। इसे हम लोग लिखते हैं जूल, कैपिटल J से डिनोट करेंगे और नाम होगा इसका जूल। क्लियर है मेरी बात? तो वर्क डन की यूनिट जो है जूल बन गई। और जूल कैसी यूनिट बन गई बेटा? SI। अगर आप इसकी CGS यूनिट बनाने जाओ तो वो बनेगी डायन इनटू सेंटीमीटर। तो लॉजिकली 10 रेज़ टू, इस चीज को बोला जाता है अर्ग, डायन इनटू सेंटीमीटर को अर्ग बोला जाता है, ठीक है। तो 1 जूल की वैल्यू जो है वो 10 रेज़ टू 7 अर्ग निकल आती। छोटा मोटा सॉल्व करेंगे, काम चल जाएगा। ये लॉजिकली क्लियर है मेरी बात? हाँ। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स कोई डिस्प्लेसमेंट क्रिएट नहीं करता, तो हम कहते हैं कि वर्क डन भी नहीं हुआ। तो वर्क डन की डेफिनेशन कैसे लिखें? तो हम कहते हैं इफ अ फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी in the direction of force, या in the line of action of force, then force is said to be doing work। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फोर्स किसी बॉडी पर लग रही है और उसे अपनी डायरेक्शन में मूव करा रही है तो हम कहते हैं कि वो फोर्स वर्क डन कर रही है। यानी गौर से देखिए, अब यहां पर कॉन्सेप्ट जो है बहुत डिटेल्ड आ जाता है। देन दिस फोर्स इज सेड टू बी डूइंग वर्क, यानी वर्क डन कोई एजेंट, कोई मशीन कुछ नहीं कर रहा है, उस एजेंट, उस मशीन की फोर्स कर रही है, यानी वर्क इज डन बाय फोर्स ओनली। हम लिखते हैं वर्क इज डन बाय फोर्स ओनली, ठीक। अच्छा, एक और बात देखो,
उस फॉर्मूले पर आ जाओ जो एफ डी कॉस थीटा है, W इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। मुझे ये बात पता है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और एक कॉस थीटा। आपको पता है कि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन और कॉस थीटा आ जाए तो लॉजिकली ये जो चीज है ये इस तरह से लिखी हुई है एफ डॉट डी और ये रहा आपका वर्क डन। अब आप एफ डॉट डी से अगर इसे देखोगे तो इसका नेचर स्केलर निकल आएगा क्योंकि ये एक स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट से निकल रहा है तो वो अपने आप में स्केलर, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं। सबसे पहली बात ये स्केलर क्वांटिटी। और वर्क डन के बारे में बताइए, वर्क डन से क्या होता है? वर्क डन से बेटा बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो हम कहते हैं मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ये क्या बकवास है? कुछ बकवास नहीं, काम की बातें हैं। जैसे मान लीजिए कि दो बॉडीज में टेम्परेचर का डिफरेंस है, उन्हें आप कांटेक्ट में लाइए तो हीट एनर्जी हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ ट्रांसफर होने लग जाती है। हम कहते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ऐसे ही ट्रांसफर करने के एनर्जी को बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट मेथड इज वर्क डन। फोर्स लगा के बॉडी को डिस्प्लेस करोगे तो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। अब जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है, मैकेनिकल फॉर्म की एनर्जी कहलाती है, इसलिए इसको मैकेनिकल या फिजिकल वर्क बोलते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, वर्क डन से रिलेटेड याद होनी चाहिए। वर्क इज डन बाय फोर्स ओनली, ये भी याद होना चाहिए। अब अगली बात देखो, अगली चीज जो है वो ये है कि वर्क डन का फॉर्मूला अगर हम गौर करें तो वो है एफ डी टाइम्स कॉस थीटा। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट तक ठीक है कि फोर्स जीरो होगी तो वर्क डन जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क डन जीरो होगा। कॉस थीटा पर थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो कॉस थीटा इक्वल टू +1 और लॉजिकली ये वर्क डन मैक्सिमम हो सकता है, ये कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर कोई कहे कि मैक्सिमम कितना वर्क हो रहा है तो हम कहेंगे F इंटू डी, ये वर्क डन हो रहा है। और थीटा 0 का क्या मतलब है? थीटा 0 का मतलब है कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई गई और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो गया। तो हम कह रहे होते हैं कि यहां पर लगी फोर्स और यहीं हुआ डिस्प्लेसमेंट और दोनों के बीच में एंगल की वैल्यू 0, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया तो वर्क डन मैक्सिमम। कंडीशन को बदलें, ऐसा कहते हैं कि थीटा की वैल्यू 180 डिग्रीज है तो इसका मतलब ये है कि cos थीटा की वैल्यू जो है वो -1 है और ये तो मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा होती है, तो इसका मतलब W मिनिमम जो होगा बेटे वो होगा माइनस टाइम्स FD और ये रहा अपना मिनिमम वर्क डन। आई होप क्लियर होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि आपने फोर्स इधर लगाई और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो आप इनके बीच में अगर डिस्प्लेसमेंट एंगल देखने की कोशिश करेंगे तो शायद 180 डिग्री का एंगल आएगा, या आपने फोर्स लगाई थी डिस्प्लेसमेंट हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? बताते हैं कैसे हो सकता है। मान लीजिए कि कोई पत्थर पड़ा हुआ है, उसको आप अपने साइड खींचे तो वो आपकी तरफ चला आएगा, तो लॉजिकली जहां फोर्स है वहीं डिस्प्लेसमेंट है। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक साइकिल है और उसे कोई बच्चा चला रहा है, ठीक है ना, और इस साइकिल को कोई इस दिशा में खींच ले जा रहा है, मतलब चला रहा है, और आप इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इस साइकिल को आप रोक नहीं पा रहे, साइकिल आगे जा रही है। इसको स्कूटी समझ लीजिए, साइकिल ना समझिए, स्कूटी समझ लीजिए कि स्कूटी आगे जा रही है, आप उसे खींच रहे हैं, अपनी तरफ रोक रहे हैं, तो फोर्स आप पीछे लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो आपकी फोर्स का वर्क डन नेगेटिव कहलाएगा। क्लियर है मेरी बात? अच्छा यार, फोर्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो गया? जवाब है हाँ। और देखो, तो वही बच्चा कहेगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाए और cos 90 होने पर तो आपको दिखाई देगा कि शायद ये 0 हो जाता है। हाँ 0 हो जाता है, तो ऐसे समय पे जो वर्क डन आएगा वो 0 आएगा। और इसका क्या फिजिकल इंटरप्रिटेशन है? वो ये है कि अगर फोर्स यहाँ और डिस्प्लेसमेंट यहाँ है तो किसी प्रकार का कोई वर्क डन आने वाला नहीं है, और हमें दिख रहा है कि वर्क डन नहीं होगा। यानी कि जो वर्क डन है बेसिकली दिस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 किसी भी प्रजाति में पाया जा सकता है, ये बात दिमाग में रखें। पॉजिटिव वर्क डन बता रहा है कि फोर्स बॉडी को अपने डायरेक्शन में ड्रैग करके ले आ रही है। नेगेटिव वर्क डन बता रहा है कि जहां फोर्स लगा रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और 0 वर्क डन ये बता रहा है कि अगर या तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, फोर्स ही नहीं लग रही, और अगर दोनों है, डिस्प्लेसमेंट भी है और फोर्स भी है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा,
कोई बच्चा अगर समझदार है तो वो इस बात को तुरंत पिक करेगा कि सर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो जो भी वर्क डन आ रहा है उसके पीछे असली कारण ये थीटा है। एंगल के बदलने से कहानी बदलती है। तो cos थीटा जो है वो रोल प्ले कर रहा है। तुम्हें पता है कि cos थीटा इज पॉजिटिव फॉर थीटा लेस देन 90 डिग्रीज एंड cos थीटा is negative for theta greater than 90 degrees and cos theta is 0 for theta equal to 90 degrees। तो हमें सिर्फ cos थीटा से मतलब थोड़ी है। cos थीटा बेसिकली वर्क डन के फॉर्मूले में इस्तेमाल होता है और वर्क डन के फॉर्मूले में इस्तेमाल होता है तो जहां जहां cos थीटा पॉजिटिव है वहां वहां वर्क डन पॉजिटिव है, जहां जहां cos थीटा नेगेटिव है वहां वहां वर्क डन नेगेटिव है। तो वर्क डन के पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो होने के पीछे कुछ केसेस बन गए। तो हमने तुरंत कह दिया कि वर्क डन पॉजिटिव, फिर हमने यहां बीच में लिखा वर्क डन नेगेटिव और फिर हमने यहां बीच में लिखा वर्क डन जीरो। तो वर्क डन जब बेटा पॉजिटिव आ रहा है तो थीटा की वैल्यू 90 से छोटी है और cos थीटा जो है वो पॉजिटिव और थीटा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव वर्क डन में 90 से बड़ी हो जाएगी और cos थीटा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और जीरो वर्क डन के केस में थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी और cos थीटा जो होगा वो अपने आप में जीरो हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अब अगर तुम यहाँ पर एक ब्लॉक बनाओ, यहाँ भी एक ब्लॉक बनाओ और यहाँ भी एक ब्लॉक बनाओ, तीनों जगह एक ब्लॉक बनाने के बाद ये बात समझ आएगी कि अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है तो फोर्स कुछ ऐसे लग रही है, दोनों के बीच एक्यूट एंगल, डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है और फोर्स ऐसे लग रही है, देखिए ऑब्ट्यूज एंगल, डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है और फोर्स ऐसे लग रही है, इस तरह का सीन। और अब आप इसे बहुत गौर से देखिए तो आपको मालूम चलेगा कि ये एंगल थीटा 90 से छोटा है और ये एंगल थीटा 90 से बड़ा है। किसी को भी फोर्स किसी को भी डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, कोई लॉजिक इसमें खास नहीं है। ये और ये 90 डिग्री के बराबर का थीटा हो गया। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो वर्क डन की स्टोरीज हैं, ये पूछी जाती हैं। इनके लाइव एग्जांपल्स क्या हैं आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये जो वर्क डन है जीरो वाला ये टीचर्स आपसे पूछने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये वो केस है कैसे आप डेफिनेशन था वर्क डन का कि फोर्स लगे और बॉडी डिस्प्लेस हो जाए तो वर्क डन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में नहीं है, उसके परपेंडिकुलर है। तो ना डिस्प्लेसमेंट का कोई कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में आएगा ना फोर्स का कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आएगा। इस वजह से हम जानते हैं कि किसी प्रकार से यहाँ वर्क डन नहीं आने वाला। तो फोर्स भी हो डिस्प्लेसमेंट भी हो स्टिल वर्क डन ना हो, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लाइव एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे ये रहा, सेंटर पे एक स्टार है, यहां पर कोई प्लैनेट है, शायद इनके बीच में किसी प्रकार की ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगी और आप जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है और अगर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो लॉजिकली ये एंगल जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में है वो हमेशा 90 डिग्रीज का है। इस वजह से थीटा की वैल्यू 90 देखते ही तुमने कह दिया कि ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स कोई वर्क डन नहीं कर रही, इस वजह से सन की वजह से प्लैनेट में कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही। अब क्योंकि तुम प्लैनेट देख चुके हो तो इसी प्लैनेट के इर्द गिर्द आप ऐसा कंसीडर करिए कि कोई महान अपना बढ़िया सुंदर सैटेलाइट है। तो ये रहा अपना सैटेलाइट। तो सैटेलाइट अगर है तो लॉजिकली इसमें आपको ग्रेविटेशनल फोर्स फिर दिख रही होगी और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी इसके वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट के ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी, इस वजह से वर्क डन हमेशा जीरो रहेगा। ठीक, एक और केस देखिए, आपके पास लेट्स से कि एक इस तरह से पेंडुलम टाइप की चीज है, ठीक है, ये पेंडुलम है। और अब आप मान लीजिए कि पार्टिकल यहाँ है
ये ऐसे जा रहा है, टेंजेंट इसकी कोई वेलोसिटी, और आप देखें जो टेंशन है उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल यहाँ होगा तो वेलोसिटी ऐसे होगी, तो डिस्प्लेसमेंट भी वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, तो टेंशन ऐसे होगा। यहाँ पार्टिकल है तो वेलोसिटी ऐसे है और टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर, तो फिर से परपेंडिकुलर, तो हमेशा थीटा की वैल्यू जो है वो 90 नजर आएगी, जिसकी वजह से वर्क डन यहाँ भी 0 नजर आएगा। तो ये सवाल तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में या फिर मान लो आपके स्कूल एग्जाम्स में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सर्कुलर मोशन में वर्क डन हमेशा 0 होता है टेंशन का, ऐसा क्यों? तो बच्चे सोचते हैं सर्कल कंप्लीट करने में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वर्क डन 0 हो गया, पर डिस्प्लेसमेंट तो अगर पूरा 0 ना हो, एक चक्कर कंप्लीट ना करे, तो भी बेटा हमेशा जो एंगल है वो 90 है, इसकी वजह से हमेशा हमेशा वर्क डन कितना रहेगा? 0 रहेगा। These are the examples जहां पे हमें वर्क डन 0 दिखाई देता है। और एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, देखो एकदम छोटा सा एग्जांपल है और अच्छा क्यूट सा है। मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे एक कोई आदमी है, पुली मान लेते हैं इसको, इसके सर पे कोई बॉक्स रखा हुआ है और ये आगे चल रहा है हॉरिजॉन्टल पे स्पीड v, तो लॉजिकली इसका कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो भी आगे की तरफ आएगा। अब ये इस ब्लॉक पर दो फोर्सेस लगा रहा है, एक तो लगा रहा है बेटा नॉर्मल और इसको आगे धक्का देने के लिए लगा रहा है फ्रिक्शन। ठीक, तो जब भी कभी कही जाए कि वर्क डन बाय पुली, आपके बोर्ड में हालांकि ये एरर है, किताबों में लिख के नहीं देते हैं, लेकिन फिर कहा जाए वर्क डन बाय पुली, तो आपके दिमाग में फ्रिक्शन का वर्क डन नहीं आना चाहिए, आपके दिमाग में नॉर्मल का वर्क डन आना चाहिए। तो आप कहें वर्क डन बाय नॉर्मल एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये दो चीजें होती हैं वर्क डन बाय पुली में लिख करके, लेकिन हम लोगों को कंसीडर नहीं करना है। बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड में ऐसा नहीं कंसीडर करते कि फ्रिक्शन की भी बात है, किताबों में मेंशन ही नहीं है, तो हम इसे बोलेंगे डोंट कंसीडर। ऐसा नहीं है कि ये होता नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से ध्यान रखना होता है, बोर्ड एग्जाम से बोलते हैं नॉर्मल ऊपर और डिस्प्लेसमेंट आगे, तो लॉजिकली एंगल कितना 0, तो वर्क डन 0, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो cos थीटा 0 तो वर्क डन भी 0, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलता हुआ पुली का नॉर्मल फोर्स कोई वर्क डन नहीं करता। स्टैंडर्ड बात ये है कि नॉर्मल फोर्स वर्क डन नहीं कर रहा, फ्रिक्शन कर रहा है, इसी वजह से हम थक भी जाते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ 0 वर्क डन। इसके बाद हम आपके लिए वर्क डन की थोड़ी और छोटी-मोटी बारीक बातें लेकर आते हैं। ठीक, तो हम लोग बातें करेंगे वर्क डन के 0 नॉन 0 कर लिया हमने, वर्क डन और किन-किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे लिखा जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वेरिएबल फोर्स का वर्क डन। तो हम लिखते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये अचानक से वेरिएबल फोर्स कहां से आ गई, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखें। जैसे आपका एक जनरल फॉर्मूला था वर्क डन का, वो वर्क डन का जनरल फॉर्मूला था F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। इस फॉर्मूला में आप देखें जो ये फोर्स है ये एक्चुअली एक वैल्यू हो सकती है, ओनली वन वैल्यू। तो अगर ये कांस्टेंट है तब तो ये फॉर्मूला वैलिड है, लेकिन अगर फोर्स बदल रही है तो एफ डी कॉस थीटा में कौन सी वैल्यू डालोगे, बार बार बदलेगी। तो वेरिएबल फोर्स में ये काम नहीं करता है। तो क्या काम करता है, तो ऐसे समय पे डिफरेंशियल एलिमेंट्स लेते हैं और हम कहते हैं छोटा सा वर्क डन जो है वो F डॉट dr है। व्हाट इज F डॉट dr? dr इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट किसी x, z, y या x, y, z कोऑर्डिनेट्स पर। ठीक, मान लीजिए पार्टिकल का कोऑर्डिनेट x, y, z और इस कोऑर्डिनेट से पार्टिकल यहां पहुंचा और ये बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है जिसको मैं dr वेक्टर बोल रहा हूं, इतना बड़ा दिखाया जा रहा है ये नहीं है, बहुत छोटा डिफरेंशियल है। तो x बन जाएगा बेटा x प्लस dx और इसी तरह जो y है बेटा वो बन जाएगा y प्लस dy और z जो है वो बन जाएगा z प्लस dz। अगर मैं इसे पोजीशन वेक्टर r बोलूंगा या सो कॉल्ड r1 बोलूंगा और इसे पोजीशन वेक्टर r2 बोलूंगा, तो मैं कहूंगा कि r2 पोजीशन वेक्टर माइनस r1 पोजीशन वेक्टर इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dr। और अगर तुम इन दोनों को माइनस करोगे तो दिस dr बिकम्स dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। इस तरह से बेटा आपका dr वेक्टर बन गया। क्लियर है मेरी बात? जवाब है हाँ। अब अपने इसी फोर्स के फॉर्मूला को बहुत गौर से देखें। ये फोर्स का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
दिस dw becomes nothing but f dot dr, और जो फोर्स है वो 3 डायमेंशंस में किसी भी लाइन में हो सकती है, वो x कोऑर्डिनेट में भी हो सकती है, y में भी हो सकती है, z में भी हो सकती है। तो हम इसे चेंज कर लें और कहें कि fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप ये हमारी फोर्स है, और डॉट dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप ये जो है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। दिस इज माय छोटा सा वर्क डन, दैट इज fx dx, fy dy और fz dz, ये dw ये निकल आएगा। इसके बाद कोई बच्चा कहे नहीं हमें dw नहीं चाहिए था, हमें तो टोटल वर्क डन चाहिए था। तो जब आप टोटल वर्क डन करेंगे तो आप लिखेंगे fx dx का इंटीग्रेशन और उसके बाद fy dy का इंटीग्रेशन और उसके बाद fz dz का इंटीग्रेशन, कहीं x1 से कहीं x2 तक, कहीं y1 से कहीं y2 तक, कहीं z1 से कहीं z2 तक, लिमिट्स के साथ आप इंटीग्रेट कर दीजिए एंड यू विल गेट द टोटल वर्क डन। तो जब वेरिएबल फोर्स आ जाए बच्चों तो डील करेंगे इंटीग्रेशन के साथ, जैसा ये लिखा हुआ है आपके सामने। दिस इज हाउ वी डील विद द वेरिएबल फोर्सेस। अगली कहानी पे आते हैं। हमारे लिए बेटा जो वर्क डन है, टोटल वर्क डन, वो आया है इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fy dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fz dz। यहाँ पर x1 से लेके x2 तक, y1 से लेके y2 तक, z1 से लेके z2 तक, ये हमने फॉर्मूला बनाया। इसको जरा रियल लाइफ एग्जांपल में देखें कि कैसे काम करता है, किस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेट्स से आपका जो फोर्स वेक्टर है वो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इस तरह से। और उसके बाद अगर आपका जो dr वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ध्यान रखिएगा मैंने डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर दिया हुआ है, dr के दिया हुआ है, इसको हटा दो। ऐसा कह दो कि किसी पोजीशन A से किसी पोजीशन B पर पार्टिकल गया, ये 2, 3, 1 कोऑर्डिनेट थे और ये 3, 2, 2 कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो क्या किया जाए? कोई दिक्कत की बात नहीं। कहा जा रहा है वर्क डन के बारे में जानकारी दो, तो चलो वर्क डन की जानकारी देते हैं। हम कहेंगे सीधा साधा हमारा वर्क डन है इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रल fy dy और उसके बाद हमारे लिए इंटीग्रल है fz dz। x की लिमिट, y की लिमिट, z की लिमिट डालनी पड़ेगी। fx देखो कितना है बेटा, तो तुम कहोगे 2 और उसके बाद dx। fy देखो कितना है बेटा, तुम कहोगे 3 और उसके बाद dy। फिर fz कितना है बेटा, तुम कहोगे 4 और फिर ये dz। ये 2 बेटा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 3 बाहर आया, इंटीग्रल dy प्लस 4 बाहर आया, इंटीग्रल dz। लिमिट देखो x की 2 पर थे, 3 पर चले गए, तो हमारे लिए 2 से 3। y की लिमिट देखो 3 से 2, तो हम 3 से 2। z की लिमिट देखो 1 से 2, तो हम लिखेंगे 1 से 2। अब 2 बाहर, dx का इंटीग्रेशन बेटा x है और लिमिट 2 से 3 तक। dy का इंटीग्रेशन y है, लिमिट 3 से 2 तक। ये बाहर को dz का इंटीग्रेशन z है और ये 1 से 2 तक। आप इसको लिमिट अप्लाई करिए तो आप लिखेंगे 3 - 2 प्लस ये बाहर 2 - 3 और फिर प्लस 2 - 1। आप खोलें इसे, 3 - 2 इज नथिंग बट 1, तो लिखेंगे 2 × 1, फिर -1 हो गया है ये, तो -3 × 1, फिर प्लस 4, इस तरह लिखेंगे। सामने आएगा 2 - 3 प्लस 4, तो 4 और 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, तो जो मेरा टोटल वर्क डन आएगा वो आएगा 3 जूल्स। इस तरह से आप बेसिकली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और वर्क डन निकाल सकते हैं। आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, विशेष ध्यान दें। डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं है, बड़ा ही आसान है। पर अब अगर वेरिएबल फोर्स आ जाए, अभी तक हमारी फोर्स जो थी वो x y z का फंक्शन थी पर थी कांस्टेंट। अब वेरिएबल फोर्स ले लेते हैं। जो फोर्स वेक्टर है वो है 2xi कैप प्लस 2j कैप प्लस zk कैप, ऐसे लिखा हुआ है। और किसी 1, 1, 1 के कोऑर्डिनेट्स पे
हमारा पार्टिकल जा रहा है 2,2,2 के कोऑर्डिनेट तक, तो बताइए वर्क डन कितना है। तो ऐसे वर्क डन को कैलकुलेट करने का एक बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल तरीका है कि आप टोटल वर्क डन लिखें और टोटल वर्क डन को लिखें fx dx प्लस इंटीग्रल fy dy प्लस इंटीग्रल fz dz। fx देखें कितना है बेटा, तो आप कहेंगे 2x dx। fy कितना है, तो आप कहेंगे 2, और fz कितना है, तो आप कहेंगे z dz। इसमें देखें आप 2 बाहर आया, अंदर लिखा हुआ है x dx, फिर 2 बाहर आया, अंदर लिखा हुआ है dy, फिर अंदर लिखा हुआ है z dz। अब लिमिट्स भी अप्लाई करने का दौर आ चुका है, तो लिमिट अप्लाई करिए। x की 1 से 2, y की भी 1 से 2 और z की भी 1 से 2। क्लियर ना। इनिशियल लिमिट्स 1 1 1 है और फाइनल लिमिट्स जो है वो 2 2 2। क्लियर है मेरी बात। तो लिमिट भी लगा ली। नाउ इंटीग्रेट, जब इंटीग्रेट करेंगे बेटा तो 2 बाहर रहेगा और x dx का इंटीग्रेशन आएगा x² अपॉन 2, तो नीचे वाला 2 बाहर ले लेते हैं 1 से लेके 2। dy का इंटीग्रेशन बेटा सिंपली y आएगा 1 से लेके 2, और z dz का इंटीग्रेशन भी z² 2 आने वाला है, तो 2 को बाहर ले लेते हैं 1 से लेके 2 तक। नाउ पुट लिमिट्स, ये तो कर दे और आंसर आ रहा है 4 - 1। 4 - 1 कैसे, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 2 बाहर और लिखा जाएगा 2 - 1 और 1/2 बाहर, अगेन 2 का स्क्वायर विच इज 4 और फिर 1। इस तरह से हमारे पास आंसर आया 3 + 2 + 1/2 × 3, तो हमारे पास आया 5 + 3/2। 3/2 is nothing but 1.5, तो which becomes 6.5 joules is the total work done। और इस प्रकार से आप टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं which is called as work done by variable force। और आपने अभी हमारे साथ देखा कि टोटल वर्क डन कैसे निकालते हैं, देखना जरा। ठीक है, तो कितना वर्क डन निकाला जा रहा है, किस तरह निकाला जा रहा है। देखें x का वेरिएबल है, z का वेरिएबल है, फंक्शन है x y z का फोर्स, तो इस तरह से हम वर्क डन निकाल सकते हैं। मतलब हमेशा हमेशा, अब पिछली वाली तुम सवाल देखोगे तो यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट या x y z कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ये फोर्स कांस्टेंट है। कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन भी इंटीग्रेशन के माध्यम से निकाला जा सकता है और वेरिएबल फोर्स का वर्क डन भी इंटीग्रेशन के माध्यम से निकाला जा सकता है। तो जब भी कभी ये खेल आए तो आपको इंटीग्रेशन के बारे में विचार आना चाहिए। क्लियर है मेरी बात। ये बहुत छोटी सी चीज है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप 2-4 बातें और बहुत जरूरी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या करने वाले हैं। चीज है जिसे बोलते हैं ग्राफ। हम ग्राफ प्लॉट करेंगे फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से हम आउटपुट निकालेंगे वर्क डन का, कि कितना वर्क डन हुआ। अगले जो लेक्चर होगा, अगला जो सीरीज होगी उसमें हम कर रहे होंगे वेरिएबल फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, डिफरेंट वैरायटीज की फोर्सेस के ग्राफ, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, और उससे वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी निकालेंगे। आसानी से वेरिएबल फोर्स के डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ प्लॉट करके वर्क डन निकाले जा सकते हैं। इसके अलावा नई तरह के फोर्सेस के वर्क डन देखेंगे, जैसे ग्रेविटी का वर्क डन देखेंगे, जिस तरह से हम स्प्रिंग का फोर्स का वर्क डन देखेंगे, और फ्रिक्शन का वर्क डन देखेंगे, टेंशन का वर्क डन देखेंगे। इस तरह से डिफरेंट वैरायटीज की फोर्सेस किस तरह से वर्क डन करती हैं, उनका क्या एक्सप्रेशन होता है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, 2 तरह की फोर्सेस और देखेंगे। और जब ये काम हो जाएगा तो हम कहेंगे कि चैप्टर के बिल्कुल मिड में आ गए, और यहाँ से अब वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर के कोर कॉन्सेप्ट्स, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को इंट्रोड्यूस करने का समय आ जाएगा, और वहां के बाद हम चैप्टर को एक्सप्लोर करके बोर्ड लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक कहीं भी ले जा सकते होंगे। तो फिलहाल मैं इस कॉन्सेप्ट को बताते हुए कि ये हम करने वाले हैं, इसके बाद आज के लेक्चर को क्लोज करता हूं। हमें देखने के लिए शुक्रिया, और पूरे साल अपने कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए पूरे साल फॉलो करते रहिए। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, आपको पढ़ा रहे हैं आरटी अकेडमी पर। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तो ग्राफ करेंगे और डिफरेंट वैरायटीज के फोर्सेस के वर्क डन करेंगे। और ये वर्क डन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं, आसानी से आएगा, चुटकियों में आएगा। देखेंगे अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।